अंग्रेजी भाषा का ये उपन्यास टू किल अ मॉकिंगबर्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या नस्ल भेद पर आधारित है। ये छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। वैसे तो ये नॉवल 1960 में लिखा गया था, लेकिन आज की मौजूदा परिस्थितियों में भी ये काफी सटीक बैठता है। अमेरिका के स्कूल्स में इस नॉवल को इंग्लिश के सिलेबस में रखा गया है। इस उपन्यास की लेखिका हार्पर ली को पुलित्जर प्राइज भी प्रदान किया गया है। तो आइए टू किल अ मॉकिंगबर्ड की समरी को सुनते हैं। इस उपन्यास में 6 साल की स्काउट फिंच नाम की बच्ची अपने बचपन के दिनों की कहानी बता रही है। स्काउट अपने बड़े भाई जेम और पिता एटिकस के साथ अलाबामा राज्य में मेकॉम नामक शहर में रहती है। उसकी माँ की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उस समय बाकी दुनिया की तरह ही अमेरिका भी ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रहा था। इकोनॉमी का बुरा हाल था, गरीबी और भुखमरी बढ़ रही थी। लेकिन स्काउट के पिता एटिकस एक माने हुए लॉयर थे, इसलिए उनका परिवार बाकी लोगों की तुलना में काफी अमीर था और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। गर्मी के दिनों की बात है। स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हुई थीं। उन्हीं दिनों स्काउट के पड़ोस में दिल नाम का एक लड़का अपनी बुआ के पास रहने आया था। स्काउट और जेम की उससे काफी अच्छी दोस्ती हो गई और तीनों बच्चे दिन भर तरह तरह के खेल खेलते रहते। एक दिन दिल ने रास्ते में पड़ने वाले एक रहस्यमयी घर को देखा और उसके बारे में पूछा। स्काउट ने बताया कि उस घर में बू रैडली नाम का कोई डरावना आदमी रहता था। उसे कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी और बच्चों को उस घर से दूर ही रहने को कहा जाता था। लेकिन दिल देखना चाहता था कि बू कैसा दिखता है। वे लोग दीवार में बने छेद से ताका झाकी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। छुट्टियां खत्म होने पर स्कूल खुल जाते हैं और दिल अपने घर वापस चला जाता है। स्कूल से आते जाते स्काउट और जेम को बू के घर में बाहर आए दिन गिफ्ट मिलते रहते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अगली गर्मी की छुट्टियों में दिल फिर से आता है। इस बार तीनों बच्चे दीवार फांदकर बू की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई उन पर गोली चला देता है। वो बू का भाई नाथन था। बच्चे डर कर भागने लगते हैं। इसी बीच जेम की पैंट झाड़ियों में फंस जाती है और छूटती नहीं है। घबराकर जेम अपनी पैंट उतार देता है और भाग जाता है। जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो एटिकस उन्हें समझाता है कि इस तरह किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुसते और किसी ने गोली सिर्फ उन्हें डराने के लिए चलाई थी, ना कि उन्हें मारने के लिए। अगले दिन जेम देखता है कि उसकी पैंट बू के घर के बाहर बाड़ में पड़ी हुई है। किसी ने फट गई पैंट को सिल दिया था। जेम ने अपनी पैंट वापस उठा ली। इसके बाद सर्दियों में स्काउट और जेम को बू के घर के बाहर और गिफ्ट मिलते रहे, जो बू उनके लिए चुपके से रख जाता था। एक बार पड़ोस में किसी के घर में आग लगी थी। स्काउट आग बुझा रहे लोगों को देख रही थी। तभी उस पर राख और चिंगारियां गिरने लगी, लेकिन किसी ने उसे बचाने के लिए कंबल से ढक दिया। स्काउट को लगा जैसे बू ने उसे बचाने के लिए ही ऐसा किया था। एक दिन टॉम नाम के एक ब्लैक आदमी पर माइला नाम की एक श्वेत लड़की के रेप का झूठा आरोप लगता है। जज टेलर एटिकस को टॉम का केस फाइट करने के लिए कहते हैं। मेकॉम के व्हाइट लोग रेसिस्ट थे। वे ब्लैक लोगों को नीची नजर से देखते थे। जब एटिकस ने टॉम का केस लिया तो सारे लोग उसकी निंदा करने लगे। उन्हें बहुत से ताने उल्हाने मिलने लगे। स्काउट और जेम को भी उनके स्कूल के क्लासमेट्स निगर लवर कहकर बुलाने लगे। क्रिसमस के मौके पर एटिकस की ब्लैक कुक कल्पोनिया दोनों बच्चों को ब्लैक लोगों की चर्च में ले जाती है। वहां ब्लैक लोग बच्चों से बहुत प्यार से मिलते हैं। टॉम का केस शुरू होने से एक दिन पहले कुछ लोग टॉम की मॉब लिंचिंग करने के इरादे से इकट्ठा होते हैं। एटिकस बीच बचाव के लिए आते हैं। स्काउट और जेम भी चुपके से वहां पहुंच जाते हैं। तभी स्काउट एक आदमी को पहचान लेती है। उस आदमी का बेटा स्काउट की क्लास में पढ़ता था। स्काउट उस आदमी से उसके बेटे के बारे में बातचीत करने लगती है। इससे उस आदमी का हृदय परिवर्तन हो जाता है
और वो आदमी इकट्ठा हुए लोगों को वापस घर भेज देता है। फिर टॉम का केस शुरू होता है। सारा हॉल लोगों से भरा होता है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं होती। स्काउट और जेम ब्लैक लोगों वाली जगह पर बैठ जाते हैं। एटिकस प्रूफ कर देते हैं कि माइला और उसके पिता बॉब दोनों झूठ बोल रहे थे। वास्तव में माइला ने ही टॉम को अपने पास बुलाया था। लेकिन जब उसके पिता बॉब ने माइला को टॉम के साथ देखा तो गुस्से से पागल हो गए। उसने माइला को गालियां दी और मारा भी। इससे उसके चेहरे पर चोटों के निशान आ गए। फिर उसने माइला से टॉम को झूठे रेप केस में फंसाने के लिए कहा। इस सब के पर्याप्त सबूत एटिकस ने कोर्ट में पेश कर दिए। लेकिन इस सब के बावजूद व्हाइट लोगों की ज्यूरी ने टॉम को दोषी करार दे दिया। इस घटना के बाद जेम का जुडिशरी से विश्वास उठ गया और वो निराशा में डूब गया। एटिकस ने कहा कि वो दोबारा कोशिश करेगा जिससे ये फैसला बदला जा सके। लेकिन इसी बीच निर्दोष टॉम ने जेल से भागने की कोशिश की और वो गार्ड्स की गोली से मारा गया। हालांकि फैसला बॉब के पक्ष में आया था, लेकिन फिर भी बॉब बहुत गुस्से में था। एटिकस ने कोर्ट में सबके सामने उसकी पोल खोलकर रख दी थी। अब कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, इसलिए उसने एटिकस से बदला लेने की ठान ली। वो टॉम की विधवा को बहुत बुरा भला सुनाता है, जज के घर में जबरदस्ती घुसने की भी कोशिश करता है, और जब हैलोवीन वाली रात स्काउट और जेम घर वापस आ रहे होते हैं तो उन पर जानलेवा हमला कर देता है। इससे जेम के बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन तभी बू वहां पहुंच जाता है और बॉब से भिड़ जाता है। अंत में झगड़े के दौरान बॉब को चाकू लग जाता है और वो मर जाता है। लेकिन ये नॉवल में मिस्ट्री ही है कि चाकू बू से लगा था या जेम से। फिर बू घायल जेम को गोदी में उठाकर दोनों बच्चों को एटिकस के पास ले जाता है। शेरिफ वहां आकर घटना की पूरी जानकारी लेता है। वो कहता है कि रिपोर्ट में यही लिखा जाएगा कि बॉब गलती से फिसलकर अपने ही चाकू पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी स्काउट को एहसास होता है कि उन्हें बचाने वाला बू ही वो आदमी है जो रहस्यमयी घर में रहता था और उसने आज पहली बार उसे देखा था। इन सभी घटनाओं के बाद स्काउट के पिता एटिकस उसे सलाह देते हैं कि हमें दूसरों की पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके लिए हमारे दिल में नफरत नहीं, सहानुभूति होनी चाहिए। अंत में लेखिका कहती हैं कि नफरत और भेदभाव को करीब से देखने के बाद भी वो मानवता से अपना विश्वास नहीं उठने देंगी, क्योंकि बुराई के साथ साथ उसने मानवता में अच्छाई भी देखी है। इस उपन्यास की मेजर थीम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। भेदभाव आज भी सारी दुनिया में अलग अलग रूपों में मौजूद है। कहीं काला गोरा, कहीं शिया सुन्नी में, कहीं SC/ST जनरल में, कहीं अमीर गरीब में। हर देश में भेदभाव मिल जाता है। इस धरती पर करोड़ों जानवर रहते हैं, सबके रूप रंग अलग हैं, फिर भी वे एक दूसरे से नफरत या भेदभाव नहीं करते। केवल इंसान ही है जो वैसे तो अपने आप को सब स्पीशीज में सबसे इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन इस तरह का सेंसलेस काम किए जा रहा है। दोस्तों, आपके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या व्यूज हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।